अस्सलामुअलैकुम। हमारे एनाटमी के एंडोक्राइनोलॉजी और पेल्विस मॉड्यूल के जो सिलेबस है उसकी सीरीज में, उसके लेक्चर्स की सीरीज में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स ऑफ पेल्विस। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो हम पेल्विस डिस्कस करे थे एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि पेल्विस में हमारे पास 4 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी 4 बोन्स हैं? सेक्रम, ठीक है, सेक्रम है हमारे पास विच इज दिस, उसके साथ कॉक्सिक्स है, 2 बोन ये हैं और 2 हमारे पास जो है वो हिप बोन्स हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास बोन्स हैं और हिप बोन का आइलियम है, इस्कियम है, प्यूबिस है, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज अ सिंगल बोन, तो दैट्स व्हाई हम दोनों साइड्स की हिप बोन और सेक्रम और कॉक्सिक्स को मिलाकर हम 4 बोन्स की बात करते हैं। इन 4 बोन्स को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली हमारे पास जोड़ के रखा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ने। तो पेल्विस में कौन से 4 जॉइंट्स आते हैं? सैक्रोइलियक, प्यूबिक सिम्फिसिस, लंबोसेक्रल एंड सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सैक्रोइलियक जॉइंट की बात करें तो इट इज प्रेजेंट, दिस इज द सैक्रम। ठीक है, और ये हमारे पास आइलियम है, तो सैक्रम और आइलियम को इस लेवल पर दोनों साइड्स पर जिस जॉइंट ने होल्ड किया हुआ है दैट इज द सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रो फ्रॉम सैक्रम एंड आइलियक फ्रॉम आइलियम पार्ट ऑफ द हिप बोन, तो ये इस तरह से प्रेजेंट है। सेकेंडली प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस ये जॉइंट एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ये आपको लेबलिंग में नजर भी आ रहा होगा, जो कि 2 प्यूबिक बोन्स के दरमियान, दोनों प्यूबिक बोन्स की जो बॉडी है उनकी मीडियल सरफेस को ज्वाइन किया होता है, जिस जॉइंट से वो जुड़ी होती हैं उस जॉइंट को हम प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों प्यूबिक बोन्स का कनेक्शन और सैक्रल और आइलियक का हमने कनेक्शन पढ़ लिया। अब सैक्रम और कॉक्सिक्स भी आपस में ज्वाइन है, तो वो जो ज्वाइन है वो है सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। ठीक है, और चौथा जॉइंट हमारे पास क्या बचता है? लंबोसेक्रल जॉइंट, यानी जो सैक्रम है ये अब इंडिपेंडेंट बोन नहीं है, इट इज कनेक्टेड ऑन द लेटरल साइड्स टू द हिप बोन एंड ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट टू द लंबर वर्टिब्रा। तो ये लंबर वर्टिब्रा के साथ जो जॉइंट बनाता है उसको हम लंबोसेक्रल जॉइंट कहते हैं। तो ये 4 किस्म के जॉइंट्स हमारे पास पेल्विस में प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब अगर हम लंबोसेक्रल जॉइंट की बात करें तो लंबोसेक्रल जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज इट हैज अ सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑन इट, यू कैन गो एंड वॉच इट फ्रॉम द एनाटॉमी प्लेलिस्ट ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन मॉड्यूल। सो लेट्स टॉक अबाउट द लंबोसेक्रल जॉइंट। लंबोसेक्रल जॉइंट ये कौन सा जॉइंट है जो लंबर वर्टिब्री और सैक्रल वर्टिब्री के दरमियान में प्रेजेंट है? इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, तो अगर हम इस डायग्राम से देखें तो आपके पास ये जो ग्रीन कलर में एक जॉइंट नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है ये लंबोसेक्रल जॉइंट है। ये किसके दरमियान प्रेजेंट होता है? ये inferior articular facet of the vertebrae above or the lumbar vertebrae, last lumbar vertebrae, and to the superior articular facet of the first sacral vertebrae. इन दोनों के दरमियान में जो जॉइंट प्रेजेंट है उसको हम लंबोसेक्रल जॉइंट कहते हैं। इट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट इन नेचर, इट इज अ ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट। ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट स्पेसिफिकली वो जॉइंट्स होते हैं जो वर्टिब्री में प्रेजेंट होते हैं, और सेकेंडली ये फैसेट्स के दरमियान है। जैसे ये वाला जॉइंट हमारे पास सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट के दरमियान है ना, तो इसको हम स्पेसिफिकली नाम दे देते हैं ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट का। जैसे हम प्यूबिक जॉइंट को प्यूबिक सिम्फिसिस का नाम दे देते हैं, लाइक दैट ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो ठीक है, इट इज कार्टिलेजिनस इन नेचर। ओके, तो ये था लंबोसेक्रल जॉइंट, और ये हमारे पास ट्रू पेल्विस में नहीं आता, इट इज जस्ट होल्डिंग द पेल्विक कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसको उसने सैक्रम को लंबर से जस्ट कनेक्ट किया हुआ है। देन अब हमारे पास आ जाता है प्यूबिक सिम्फिसिस। अगर हम इससे पहले हम जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन की एक जनरल सी बात करें, जनरल ओवरव्यू दें, तो वो क्या होगा? यू हैव रेड इन द जनरल एनाटॉमी कि हमारे पास जॉइंट्स की 3 बेसिक टाइप्स होती हैं। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स में हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स आते हैं। ठीक है, उसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, गोम्फोसिस, सुचर्स एंड सिंडेस्मोसिस। यू हैव रेड अबाउट इट। उसके बाद अगर हम सेकेंडली देखें तो हमारे पास आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होते हैं? इनकी आगे 2 टाइप्स हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस आता है और सिनकॉन्ड्रोसिस आता है। प्यूबिक सिम्फिसिस वो वाला जॉइंट जिसमें हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज यूज हो, ठीक है, और सिनकॉन्ड्रोसिस वो जॉइंट होता है जहां पर हमारे पास जॉइंट के दरमियान में हाइलिन कार्टिलेज यूज हो, और ये सिनकॉन्ड्रोसिस यहाँ प्रेजेंट होता है, इस लंबोसेक्रल जॉइंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन थी कार्टिलेजिनस जॉइंट की। जो प्यूबिक सिम्फिसिस है उसको हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं, और इस वाले को हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं। ओके, और लास्ट में हमारे पास आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। एंड साइनोवियल जॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन है हमारे पास। इसमें पिवट जॉइंट्स, प्लेन जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, कॉन्डेलाइट जॉइंट्स, देयर आर मेनी मोर। तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपना जो टॉपिक है उस पर ही जो है वो स्टिक रहते हैं। सो लंबोसेक्रल जॉइंट इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट, एंड विच कार्टिलेजिनस जॉइंट? इट इज अ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. Then pubic symphysis is a secondary cartilaginous joint. Secondary cartilaginous joint है, ठीक है, और interpubic disc is generally wider in women. अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास pubic bones हैं दोनों साइड्स की, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो सर्कल
किया हुआ पोर्शन वो हमारे पास है प्यूबिक सिम्फिसिस। ये अगर आप एनाटॉमिकली दोनों आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस की बात करें तो वो क्या है, वो हमारे पास है मीडियल सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द बोथ ऑफ द प्यूबिक बोन्स ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट। ठीक है, तो इनके दरमियान में हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस का जॉइंट बन रहा होता है। ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस के जॉइंट के दरमियान में एक कार्टिलेजिनस डिस्क, ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, तो इसके दरमियान में कार्टिलेजिनस डिस्क होती है। ठीक है, विच इज वाइडर इन वुमेन। व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग, क्योंकि फीमेल्स की पेल्विस ओवरऑल भी वाइड होती है मेल्स की पेल्विस के निस्बत, तो दैट्स वाई कि यहाँ पर जो डिस्क है ये वाइडर होती है। और ये वाइडर इसकी पेल्विस का और इसका वाइड होने का मकसद क्या है कि ड्यूरिंग जो डिलीवरी है उसके दरमियान जब एक्सपर्जन ऑफ द फीटस होगी फ्रॉम द विजाइना, तो उसके दरमियान इन जॉइंट्स को रिलैक्स करना है और यहाँ पर स्पेस क्रिएट की जाती है नेचुरली ड्यू टू द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। सो दिस इज अबाउट प्यूबिक सिम्फिसिस। उसके बाद हमारे पास है कि प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर लिगामेंट्स कौन कौन से लगे होते हैं। तो प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर हमारे पास एक सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट है, एक इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट है। तो ये दो लिगामेंट्स हैं जिन्होंने इन दोनों बोन्स को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, सो इंफीरियर वाले को हम आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस है, ये दोनों लिगामेंट्स हैं, ये हमारे पास प्यूबिक बोन्स हैं, ये उसका सुपीरियर रेमस है दोनों साइड पर। ये हमारे पास ऑब्चुलेटर फोरामेन है जिसके अंदर आपको ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ठीक है, और ये हमारे पास इंफीरियर और कॉन्जॉइंट प्यूबिक रेमाए हैं। ठीक है, और सेंटर में आपको वो डिस्क नजर आ रही है, इंटरप्यूबिक डिस्क, जिसकी अभी हम प्रीवियसली बात कर रहे थे। सो नाउ सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, जैसे मैंने पहले बताया है कि ये सैक्रम और हमारे पास जो है वो कॉक्सिक्स के दरमियान में प्रेजेंट होगा। सैक्रम और कॉक्सिक्स दोनों ट्रायंगुलर बोन्स हैं, तो ये जॉइंट कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये जॉइंट कैसे प्रेजेंट होता है? एपेक्स ऑफ सैक्रम एंड बेस ऑफ व्हाट? कॉक्सिक्स। तो ये आपने याद रखना है कि आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस कौन सी हैं? एपेक्स ऑफ सैक्रम एंड बेस ऑफ कॉक्सिक्स। ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस। तो ये भी क्या है? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट भी क्या है? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है जिसके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक और बात आपने क्या याद रखनी है, जितने भी सैक्रल वर्टिब्रा क्या हैं वो सारे फ्यूज हैं, जितने भी कॉक्सिक्स वर्टिब्रा हैं वो सारे फ्यूज हैं। बट जहाँ पे सैक्रम और कॉक्सिक्स जॉइंट बनाते हैं वो जगह फ्यूज नहीं है, वहां सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है और वहां पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है? फाइब्रो कार्टिलेज होता है। यहाँ पर लिगामेंट्स होते हैं जो इन दोनों जॉइंट्स को, दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, विच इज द एपेक्स ऑफ द सैक्रम एंड द बेस ऑफ द कॉक्सिक्स। और इसमें हमारे पास एंटीरियर जो है वो सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट होंगे और बिल्कुल ऐसे ही पोस्टीरियर सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट्स होंगे जो कि इन जॉइंट को रीइंफोर्स कर रहे होंगे। ओके, नाउ व्हाट कॉजेस टेलबोन पेन? टेलबोन हम कहते हैं कॉक्सिक्स को। ठीक है, टेलबोन किसको कहते हैं? कॉक्सिक्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो बोन बनी हुई है ना, दिस इज आवर टेल बोन और कॉक्सिक्स। अब यहाँ पर पेन होती है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। अब वो रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, उस पेन की कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नर्व पेन, कि इस जॉइंट को जो नर्व सप्लाई कर रही है ना, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नर्व नहीं आती जो इन बोन्स को नर्व्स और ब्लड सप्लाई जो दे रही होती है ना बोन्स को, वही इन जॉइंट्स को भी अल्टरनेटिवली ब्लड सप्लाई कर देती हैं। ठीक है, तो अगर उन नर्व्स में कोई इंजरी है जो इसको नर्व सप्लाई कर रही है तो उसकी वजह से यहाँ पेन हो सकता है। अगर यहाँ के पेल्विक फ्लोर के मसल्स में स्पाज्म है तो उसकी वजह से भी पेन जनरेट हो सकता है। उसके अलावा डीजनरेटिव, ड्यू टू एजिंग जॉइंट्स की और बोन्स की डिजनरेशन हो रही होती है, उस वजह से पेन हो सकती है, या कोई डायरेक्ट ट्रॉमा है उसकी वजह से पेन हो सकती है। या एक और रीजन क्या हो सकती है? विजाइनल चाइल्ड बर्थ। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जब बेबी की एक्सपर्जन है तो वो वहां पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है टेल बोन पर, जो भी पेन की रीजन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाए जी सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट इंजेक्शन। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट के लेवल पर इंजेक्शन दिया जाता है, जो सम स्पेसिफिक कंडीशन में दिया जाता है। नॉर्मली दिस इज नॉट गिवन। तो वो कंडीशन क्या है? उसका नाम है कॉक्सीडाइनिया। कॉक्सीडाइनिया क्या है? कॉक्सीडाइनिया में क्या होता है? ड्यू टू सम रीजन, जो कॉक्सिजियल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हमने लिगामेंट्स पढ़े हैं, वो लिगामेंट्स की इंजरी हो जाए, उनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए। और स्ट्रेन की रीजन क्या हो सकती है? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जैसा कि हमने पहले बात की। ट्रॉमा हो सकता है, जैसे कोई फॉल ऑन टू द बटक है, तो इन रीजन की वजह से अगर वो लिगामेंट्स की इंजरी हुई है तो उसकी वजह से टेल बोन में पेन होगी, और इस पेन को क्योर करने के लिए हम इंजेक्शन कहाँ पे देते हैं? सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट के लेवल पर। ठीक है, तो ये किसकी अप्लाइड क्लिनिकल था। ओके, नेक्स्ट अगर हम इन सारे जॉइंट्स की अप्लाइड एनाटॉमी देखें और देखें कि क्या होता है प्रेगनेंसी में, क्या होता है एजिंग में, इन जॉइंट्स कैसे ये रिस्पॉन्ड करते हैं तो डिफरेंट कंडीशंस, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, विद प्रेगनेंसी जॉइंट में क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? द सिम्फिसिस प्यूबिस। अच्छा, एक जनरल सा अगर हम बात देखें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पर पेल्विस में
जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पर रिलैक्सेशन होती है टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द पेल्विक कैविटी, ताकि हम बेबी को जो है वो एक्सपेल कर सकें। ठीक है, तो वहां पर जितने भी जॉइंट्स पर जितने जितने भी लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सारे लिगामेंट्स रिलैक्स कर दिए जाएंगे ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो सके। ठीक है, तो पहली लाइन क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिम्फिसिस प्यूबिस और जो लिगामेंट्स हैं सारे जॉइंट्स के वो सॉफ्टन हो जाते हैं। वो सॉफ्टन होते क्यों हैं? बिकॉज इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट हार्मोन्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसमें हार्मोन्स कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द रिलैक्सेशन ऑफ लिगामेंट्स, टू द रिलैक्सेशन ऑफ जॉइंट्स इन द पेल्विस। ठीक है, अब इन रिलैक्सेशन से डायमीटर इंक्रीज हो जाता है कितने परसेंट? फ्रॉम 10 to 15%। और इन लिगामेंट्स की वजह से जो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म्स हैं डिफरेंट जॉइंट्स के, अगर आप सैक्रोइलिक जॉइंट वाली वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा वहां पर इंटरलॉकिंग हो रही होती है। तो वो इंटरलॉकिंग जब लिगामेंट्स रिलैक्स होंगे तो वो वीकन हो जाएंगे, लेस इफेक्टिव हो जाएंगे, और इससे पेल्विस की जो अक्यूमुलेशन है वो बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ओके, सो दैट आर द चेंजेस विद प्रेगनेंसी। उसके बाद अगर हम देखें कि विद एजिंग क्या क्या जॉइंट में चेंजेस है, जनरली अगर देखा जाए तो विद एजिंग हर चीज हमारे पास डिजनरेट कर रही है। तो हमारे पास जो जॉइंट्स पर लगे हुए कार्टिलेज हैं वो डिजनरेट कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स हैं तो साइनोवियल फ्लूइड में कमी आ सकती है, उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। बोन्स ऑब्वियसली इटसेल्फ डिजनरेट कर रही होती हैं। तो ये सारे चेंजेस। और दूसरी बात, ये जो चाइल्डहुड में किसी भी जॉइंट पर मूवमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अडल्टहुड। ठीक है, विद एज मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती जाती है, लिगामेंट्स फाइब्रोज हो जाते हैं, और ये सारी चीजें मिलकर मूवमेंट को जो है वो कम से कम कर देती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो सैक्रोइलिक जॉइंट डिजीज, स्पेसिफिकली सैक्रोइलिक जॉइंट पे क्या होता है कि सैक्रोइलिक जॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सैक्रोइलिक जॉइंट पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो उसकी पेन रेफर करती है अलोंग द शैटिक नर्व टिल टू द फुट। ठीक है, तो इसकी रीजन क्या होती है? इफ वी डिस्कस के अगर हम देखें कि सैक्रोइलिक जॉइंट को नर्व सप्लाई आ रही है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, आई मेकिंग अ रफ डायग्राम, एंड ये हमारे पास आइलियम है, और ये हमारे पास सैक्रम है। ठीक है, ये हमारे पास सैक्रम है, और ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये हमारे पास है सैक्रोइलिक जॉइंट। अब सैक्रोइलिक जॉइंट की जो नर्व सप्लाई है वो है लोअर लंबर एंड सैक्रल नर्व्स। ठीक है, यानी लोअर लंबर एंड सैक्रल नर्व्स, यानी लेट्स सपोज L4 to S2, यानी L4 L5 S1 S2, लोअर लंबर और सैक्रल नर्व्स यही बनती हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसकी वजह से लोअर बैक पेन होती है और पेन रेफर होती है शैटिक नर्व। अगर आप रेफर पेन का एक जनरल सा रूल देखें तो वो क्या होता है, रेफर पेन का रूल ये होता है कि लेट्स सपोज दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, लेकिन इनके दरमियान क्या चीज कॉमन है? ये बॉडी के किसी और पार्ट में पड़ा है, लेट्स सपोज ये हेड एंड नेक में पड़ा हुआ है और ये हमारे पास पेल्विस में पड़ा है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। और लेकिन इन दोनों की जो नर्व सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है? वो हमारे पास आ रही है एक ही वर्टिब्रल यानी C1 से लेट्स सपोज आ रही है। ठीक है, C1 से आ रही है। अब अगर लेट्स सपोज हेड एंड नेक में कोई प्रॉब्लम हुई है या किसी भी एक में कोई प्रॉब्लम हुई है और इसमें कोई प्रॉब्लम की वजह से पेन फाइबर्स इधर को भी आ रहे हैं और वापस भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर पेन की ट्रांसमिशन हो रही है और ये जो है ये इनर्वेट हो रहा है C1 सेगमेंट। अब होगा क्या, क्योंकि C1 ही पेल्विस को भी सप्लाई कर रहा है, तो जब ये वाला पाथवे वर्किंग में होगा तो ये वाला पाथवे इटसेल्फ एक्टिवेट हो जाएगा और ये वाली पेन जो हेड एंड नेक में इनिशियली थी वो हमारे पास कहाँ फील होगी? हमें पेल्विस में भी फील होगी। ऐसा नहीं कि हेड एंड नेक में नहीं होगी, दोनों जगह पर फील होगी। ठीक है, तो ये होती है रेफर्ड पेन। अब चूंकि ये जो जॉइंट है सैक्रोइलिक जॉइंट, ये लोअर लंबर और सैक्रल नर्व से सप्लाई हो रहा है और यही नर्व्स मिलकर बना रही होती हैं शैटिक नर्व। तो जब सैक्रोइलिक जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें पेन जो है वो कहाँ रेफर कर जाती है? अलोंग द कोर्स ऑफ शैटिक नर्व। ठीक है, तो ये इसकी रीजन थी। उसके अलावा लंबोसैक्रल रीजन में भी पेन हो सकती है ड्यू टू द, अगर लंबोसैक्रल जॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, और सैक्रोइलिक जॉइंट में ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन इट नाउ। उसके बाद अब हमारे पास पेल्विक फ्रैक्चर्स हैं कि वो कहाँ कहाँ कॉमन है। ठीक है, तो पेल्विक फ्रैक्चर्स अगर हम देखें तो सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो है ना वो इस पूरे पेल्विक कैविटी में वो वीकेस्ट पॉइंट क्या है? वो हमारे पास ये दोनों जहाँ पर ये रेड रेड मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं? अगर हम फोकस करें तो ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस है और इसकियल ट्यूबरोसिटी के बिल्कुल पास। तो ये वीकेस्ट पॉइंट है। कंप्रेशनल इंजरीज में यूनिलैटरल इंजरी भी हो सकती है और हमारे पास बायलैटरल फ्रैक्चर भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो आपके पास सैक्रोइलिक जॉइंट के लेवल पर भी फ्रैक्चर हो सकता है और प्यूबिक सिम्फिसिस के लेवल पर भी फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा एवल्जन फ्रैक्चर भी हो सकता है। एवल्जन फ्रैक्चर क्या होता है कि नॉर्मली मसल्स अगर ट्यूबरकल्स पर या स्पाइंस पर अटैच हैं तो इतना मसल का पुल हैवी हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो उस स्पाइन को या ट्यूबरकल को अपने साथ खींच ले और वो वहां से ब्रेक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए उस पार्ट का, तो उसको हम कहते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। तो एंटीरियर स्पाइनल स्पाइन का भी हो सकता है, एंटीरियर इंफीरियर स्पाइन का भी हो सकता है, इसकी ट्यूबरोसिटी पर भी डिफरेंट मसल्स अटैच हैं, उनका फ्रैक्चर भी हो सकता है।
देन व्हाट इज अ पार्शियल फ्यूजन ऑफ सैक्रल वर्टिब्रा? सैक्रल वर्टिब्रा नॉर्मली मैंने आपको बताया कंप्लीटली फ्यूज होते हैं, तो अगर वो पार्शियली फ्यूज हो जाएं कंजेनिटली या कंप्लीटली सेपरेट हो जाएं तो इसकी वजह से भी डिफरेंट पेल्विक ऑर्गन सफर कर सकते हैं, डिफरेंट नर्व्स के रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इट कैन ऑल्सो कॉज कॉम्प्लिकेशंस। उसके अलावा व्हाट आर द इंजरीज टू द सॉफ्ट टिश्यूज? ऑब्वियसली जब आपके पास अंदर जो अगर पेल्विक फ्रैक्चर हो गया है किसी भी बोन का अराउंड द पेल्विक कैविटी, तो वो उसके अंदर के ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अब हमारे पास पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, पेल्विक वेन सफर कर सकती हैं जो स्पेसिफिकली लंबोसैक्रल, सैक्रोकोक्सीजियल और सैक्रोइलिक जॉइंट के लेवल पर अगर कोई इंजरी होती है तो वो नर्व्स के रूट्स को डिस्टर्ब कर सकती है। और पेल्विक वेन्स को अगर हम देखें तो पेल्विक वेन्स हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम जो एब्डोमेन की आ रही है ना, वो नीचे पेल्विस में भी रिफ्लेक्ट होती है। अब उसके पीछे हमारे पास ट्रैवल कर रही होती हैं इंटरनल आइलियक वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी डिफरेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसको ज्वाइन कर रही हैं। अब अगर वहां पर कोई बोन फ्रैक्चर हो गया या इंटीरियरली प्यूबिक या आइलियम का फ्रैक्चर हुआ है, तो वो उसमें हमारे पास उनको डिस्टर्ब कर सकती है और उसके लेवल पर मैसिव हेमरेज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा यूरिथ्रा बिकॉज ऑफ लॉन्गर लेंथ इन मेल स्पेसिफिकली उसके डैमेज होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। और यूरोजेनिटल डायफ्राम के लेवल पर अगर कोई इंजरी है या ये यूरिथ्रल इंजरी यूरोजेनिटल डायफ्राम को भी डिस्टर्ब कर सकती है। इफ यू रिकॉल के जो मेल में यूरिथ्रा होती है इट इज लॉन्गर इन लेंथ और वो यहाँ पर जो है वो यूरोजेनिटल डायफ्राम को पियर्स करती हुई आगे जा रही है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी ना तो वो यूरोजेनिटल डायफ्राम को भी डिस्टर्ब कर सकती है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, अगर हम इसके रिलेशंस की बात करें ना, मैं अगर आपको एक डायग्राम से समझाऊं तो वो क्या हो सकता है कि ये हमारे पास अगर प्यूबिक सिम्फिसिस है दोनों साइड्स के, ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस है, ठीक है। और इसके प्यूबिक सिम्फिसिस के बिल्कुल पीछे हमारे पास पड़ा होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो अगर इसका फ्रैक्चर हुआ है प्यूबिक सिम्फिसिस का या प्यूबिक बोन के किसी पार्ट का, तो बोन अगर टूट कर वो पीछे भी जा सकती है। और अगर यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा तो यूरिनरी ब्लैडर ऑब्वियसली इसको टच करेगा तो फिर भी वो रप्चर होने का खदशा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रिस्क ऑफ इंजरी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये तो मैंने ब्लैडर की इंजरी का बता दिया। रेक्टम कैसे इंजर हो सकती है? इफ यू रिकॉल द डायग्राम ऑफ पेल्विस, तो अगर आप देखें तो ये अगर हमारे पास सैक्रल वर्टिब्रा है, ये हमारे पास कोक्सीजियल वर्टिब्रा है। सैक्रल वर्टिब्रा के बिल्कुल आगे हमारे पास पड़ी हुई है रेक्टम, और रेक्टम के आगे हमारे पास ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये यूरिथ्रा आ रही है और वो इधर नीचे को जा रही है। और ये इसके दरमियान में जी हमारे पास लेट्स सपोज फीमेल्स में हमारे पास यूट्रस पड़ा है, ठीक है। तो अगर सैक्रल वर्टिब्रा की यहाँ से इंजरी हो गई है और ये टूट गया है तो फिर ये क्या, ये बोन अगर आगे को डिस्टर्ब होती है तो ये इस रेक्टम को इंजर कर सकती है ना। सो दिस इज द पॉसिबल रिस्क ऑफ इंजरी कि जो रेक्टम को भी हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास नर्व इंजरीज हो सकती है। मैंने आपको भी नर्व इंजरीज का बता दिया है कि वो किस तरह से हो सकती हैं, ओके। sciatic due damage to the sciatic nerve may occur in fractures involving the boundaries of greater sciatic nerve। अगर आप sciatic nerve की बात करें ना तो sciatic nerve का अगर मैं आपको थोड़ी सी एनाटॉमी समझाऊं कि sciatic nerve कैसे पड़ी हुई है तो वो कैसे होगी कि sciatic nerve हमारे पास पास करी होती है। इफ दिस इज द आइलियम, ठीक है, और ये हमारे पास प्यूपिस है और ये हमारे पास ये आइस्कियम है और ये हमारे पास प्यूपिस है। दिस इज द ऑब्चुरेटर फोरामेन। और यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा बनाऊं एनाटॉमिकली सही करके तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हमारे पास ग्रेटर साइटिक नॉच है, ये हमारे पास यहाँ पर सैक्रम होती है, ठीक है। और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो है हमारे पास वो क्या करता है, वो यहाँ पर इस तरह से अटैच होता है कि वो इस ग्रेटर साइटिक नॉच को ग्रेटर साइटिक फोरामेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इस ग्रेटर साइटिक फोरामेन से, ठीक है, ये ग्रेटर साइटिक जो फोरामेन बना है, ठीक है, ये कैसे बना है हमारे पास, ये इस सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट की वजह से बना है। और ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट इधर सैक्रम से अटैच है और इधर हमारे पास ये किसके साथ अटैच है, हमारे पास ग्रेटर साइटिक नॉच के पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन के साथ अटैच है और ये हमारे पास इसके स्पाइन है, ओके। तो ये हमारे पास इधर ग्रेटर साइटिक फोरामेन बना रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ से पिरिफॉर्मिस सैक्रम के एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करता है और यहाँ से वो पीछे को वापस आकर यहाँ से बाहर निकलता है, इस ग्रेटर साइटिक फोरामेन से वो पास करता है, ठीक है। इसको क्रॉस करके पीछे की तरफ आता है, इंटीरियरली अराइज होता है और पीछे की तरफ पास करके आता है। इस पिरिफॉर्मिस मसल के ऊपर से हमारे पास कुछ नर्व्स गुजरी होती हैं, कुछ हमारे पास इसके नीचे से गुजरी होती हैं। जो इसके ऊपर से गुजरी होती हैं उसमें सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स और नर्व्स आती हैं और शायाटिक नर्व आती है,
ठीक है, और इसके नीचे इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स एंड नर्व्स आती हैं और इंटरनल पेडेंटल नर्व आती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब ये पेरिफॉर्मिस इन्फ्लेम हो जाए या ये पूरी पेरिफॉर्मिस स्वेल हो जाए तो ये कंप्रेस कर देता है अपने स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि अब ग्लूटियल जो ग्रेटर शैटिक नॉच है वो इनक्लोज हो गई है, तो ये उसको जो है वो हमारे पास इन नर्व्स को कंप्रेस करेगा। और शैटिक नर्व जब कंप्रेस होती है, या लेट्स सपोज रीजन इसकी ये भी हो सकती है कि सेक्रम की अगर इंजरी है और ये सैक्रोटिल्बस लिगामेंट डिस्टर्ब हो गया है, या इस बोन का कोई पार्ट आ गया है जो पेरिफॉर्मिस को डिस्टर्ब करे या डायरेक्टली भी शैटिक नर्व के ओरिजिन को डिस्टर्ब करे, तो दे कैन ऑल लीड टू सिंड्रोम ऑफ शैटिक नर्व। तो शैटिक नर्व इंजरी हो सकती है। और इसमें क्या होता है, शैटिक नर्व अगर आप उसका पूरा कोर्स पढ़ें तो शैटिक नर्व के दो पार्ट्स होते हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टिबुलर नर्व। ठीक है, तो कॉमन पेरोनियल पार्ट इसका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से डॉर्सीफ्लेक्शन जो फुट की मूवमेंट होती है टुवर्ड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको हम शैटिक नर्व की इंजरी कहते हैं। ओके, उसके बाद ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट यू हैव टू नो अबाउट: स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलाइटिस। पार्ट्स इंटर आर्टिकुलर स्पॉन्डिलाइटिस को कहते हैं। अच्छा, मैं आपको पेन से समझाती हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास कंडीशन है ना, दिस इज स्पॉन्डाइलाइटिस। स्पॉन्डाइलाइटिस मींस इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल वर्टिब्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आपको ये डायग्राम नजर आए तो इस लेवल पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिसकी वजह से नर्व्स के रूट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम स्पॉन्डाइलाइटिस कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर इट फ्रॉम आइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल वर्टिब्रा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो स्पॉन्डाइलोसिस में क्या होता है, स्पॉन्डाइलोसिस में डीजेनरेटिव डैमेज की वजह से जो स्पाइन है या फैसेट है या उसकी प्रोसेसेस हैं स्पाइनल की, वो वर्टिब्रे की, वो आपके पास ब्रेक कर सकती हैं। इट इज नॉट अ फ्रैक्चर, इट इज अ डीजेनरेटिव इंजरी। इट इज व्हाट, इट इज अ डीजेनरेटिव इंजरी। ठीक है, और ये विद एज ज्यादा होती जाती है, इसका रिस्क बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो लास्ट टर्म है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम जो है ट्रॉमा की वजह से क्या होता है। अब नॉर्मली इसने ऐसे आना था, ठीक है, अगर मैं आपको रेड कलर से दिखाऊं तो नॉर्मली इस स्पाइनल कर्वेचर ने ऐसे आना था और ऐसे जाना था, लेकिन अब ये ऐसे चला गया, इंटीरियरली डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस कर्विंग को हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, और इसकी रीजन क्या होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड बेंडिंग भी हो सकती है टू ऑफ द कर्वेचर्स ऑफ द वर्टिब्रे ऑफ स्पाइनल वर्टिब्रे। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो रप्चर कर सकती है, वो एंटीरियरली या पोस्टीरियरली बेंड कर सकती है, और डिफरेंट कोर्सेज ऑफ नर्व्स वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, और सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं इसकी वजह से। सो दीज आर थ्री बेसिक टर्म्स। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ आई, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज।